Bismillahirrahmanirrahim. Now let's consider examples for Hamilton's principle for non-holonomic constants. हमने पिछली क्लास में Hamilton's principle for non-holonomic constants को डिस्कस किया था. उसकी एक्सप्रेशन ये आपके सामने लिखी हुई है. हमें एक्चुअली इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड करने जा रहे हैं. ये हमारे पास एक सिस्टम एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास m है और उसका लेग्रांजियन भी एज सच गिवन है. और जैसे हमने कहा कि उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक अप्लाई हो रहा है कांस्टेंट एफ के नाम से. अगर आप रिकॉल करें हमने पिछली क्लास में कहा था ये जो कांस्टेंट होता है ये एफ ऑफ क्यू कॉमा क्यू डॉट कॉमा टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. सो हेयर कांस्टेंट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटीज क्यू आईस क्यू आई डॉट इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब इसमें अगर आप ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है ऑब्वियसली इसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ. तो इस इक्वेशन में सबस्क्रिप्ट के की जगह पे मैं यहाँ पे आई को यूज करना चाहूंगा बिकॉज आप अगर ये जो लेग्रांजियन देखें या कांस्टेंट की इक्वेशन देखें यहाँ भी के यूज हो रहा है तो ये के और के में कंफ्यूजन ना हो तो मैं सबस्क्रिप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सबस्क्रिप्ट आई की बात करते हैं. ये जो हमारे पास लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन आई है ये हैमिल्टन प्रिंसिपल फॉर नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट को हमने कंसीडर किया था. उसके एक ऑगमेंटेड लेग्रांजियन हमने ले लिया था. जब कांस्टेंट्स अप्लाई होते हैं तो लेग्रांजियन की फॉर्म चेंज हो जाती है जिसकी वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी इस फॉर्म की बन जाती है. अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि के की जगह पे आई लिख रहे हैं तो आई इज 1 2 3 है. सो व्हेन आई की वैल्यू 1 है तो मैं इस वक्त कोऑर्डिनेट एक्स की बात कर रहा हूँ. आई की वैल्यू 2 के लिए मैं कोऑर्डिनेट वाई की बात कर रहा हूँ और आई की वैल्यू 3 के लिए मैं कोऑर्डिनेट जेड की बात कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर आई की वैल्यू जब 1 है उस वक्त बात करते हैं. मैं इधर दोबारा से ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको रीराइट दोबारा नहीं करने वाला हूँ. आप इसमें ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो लेफ्ट साइड पे लिखी है इसमें आप देख सकते हो सिंपल लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है. इसमें एल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट. तो क्यू आई डॉट आई इज 1 हियर. सो हमारे पास ये बन जाएगा आई जब 1 है तो हमारे पास इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा आई विल एक्स डॉट आई विल गेट ओनली. अच्छा एक चीज में से यहाँ पे एम भी है लेग्रांजियन में एम भी मौजूद है. सो मेरे पास आ जाएगा एम एक्स डॉट आ जाएगा. और अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी ले लूँ डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट बी कैलकुलेट कर लो. सो आई विल गेट इज एम एक्स डबल डॉट. अच्छा अब अगर ऐसा कर लें कि अब मेरे पास एल का तो लेफ्ट साइड में एक चीज हो गई दूसरे लेफ्ट साइड की जो है वो एल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है. So clearly first term में there is no x, only second term has x. So I will get minus partial v over partial x. ये मेरे पास लेग्रांजियन लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन में लेफ्ट साइड का मामला हो चुका है. अब आगे बात करते हैं हम कि राइट साइड पे जो है ये जो आपके पास राइट साइड की जो फॉर्म लिखी हुई है आपके सामने ये होगी. अच्छा इसमें अल्फा जो है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. अल्फा इज हमारे पास ओनली 1 है हियर इन दिस एग्जांपल. अल्फा इज ओनली 1 हियर बिकॉज हमारे पास एक ही कांस्टेंट है जो कि गिवन है. सो मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन में राइट साइड पे समीशन अल्फा के ऊपर लिखा हुआ है तो ये समीशन यहाँ पे कोई समीशन यहाँ पे नहीं होगा. सो मेरे पास ये जो राइट साइड है इसका डेरिवेटिव जो राइट साइड पे रिक्वायर्ड है अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या बन जाएंगे इनकी अब बात करते हैं हम. सो राइट साइड के डेरिवेटिव्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास
अब मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए वर्किंग कर रहा था, अभी हम फिर बाद में उनको फाइनली इक्वेट कर देंगे। राइट हैंड साइड के केस में मेरे पास लैम्डा है सिर्फ और सिर्फ, और देन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, मतलब आई इज वन ईयर, तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा माइनस, मैं एक एक स्टेप थोड़ा सा शो कर रहा हूँ कि ये है बहुत ट्रिवियल सी एग्जांपल। इसी तरह से एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, एक्स डॉट आएगा सॉरी, और सिमिलरली ये तो हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। इसी तरह से लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है वो टर्म हो गई। इसी तरह से अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं, लैम्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि लैम्डा डॉट हो जाएगा, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट विच इज एक्चुअली जीरो है। सो फाइनली मेरे पास ये जो सिचुएशन आ जाएगी सेकंड टर्म की, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, आप जब ये कैलकुलेट करेंगे एक्स डॉट के रिस्पेक्ट से, यू कैन सी हियर के एक्स डॉट के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लूंगा आई विल गेट ओनली वाई डॉट, सो हियर आई विल गेट here I will get only y dot minus second term is lambda dot as remains as it is। इसी तरह f का partial derivative with respect to x dot, this will be only x dot के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, so this will be एक्स डॉट। अच्छा एक चीज और, ये जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दिस विल बिकम वाई डबल डॉट, वाई डबल डॉट इसलिए हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी टी भी साथ लगा हुआ है। एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट लेंगे तो यू विल गेट वाई डॉट, और वाई डॉट का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये लैम्डा वाई डबल डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंबाइन कर लूँ, सो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। फर्स्ट equation of motion आपको मिल जाएगी। So first equation of motion will now become is mx double dot, लेफ्ट साइड पे एक तो हमारे पास ये जो पार्शियल एल अपॉन पार्शियल क्यू आई के साथ माइनस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, और ये जो मेरे पास राइट साइड पे जो टर्म्स हैं दीज आर माइनस लैम्डा लैम्डा वाई डबल डॉट और माइनस लैम्डा डॉट एक्स डॉट इज, ये हमारे पास जो लिखा हुआ, अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ यहाँ पे, अगर इसको रीअरेंज कर लिया जाए यानी कि सारी टर्म्स को एक तरफ उठा के फेंक दे, तो हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगी we will get m x डबल डॉट, और ये लैम्डा माइनस हो रहा होगा जाके प्लस देन लैम्डा वाई डबल डॉट, एंड this is plus lambda dot x dot, और ये वाली टर्म जो है हमारे पास v पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, यानी कि पार्शियल, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी। ओके नाउ आई की वैल्यू जब वन हो जाएगी तो इसका मतलब है सेकंड कोऑर्डिनेट विच इज वाई,
इसकी बात करते हैं, इसकी भी बिल्कुल सेम इसी तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इट्स वेरी ट्रिवियल। आई इज इक्वल्स टू टू के केस में हमारे पास लेग्रांजियन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट निकालोगे और इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे, तो लेफ्ट साइड तो वो एक्स की जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है उसकी जगह पे वाई आ जाएगा। राइट साइड पे थोड़ी सी चेंजेस होंगी। राइट साइड पे आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो फाइनली मैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी विच इज वेरी ट्रिवियल टू प्रूव। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास फॉर्म होगी, डेट विल बी एम वाई डबल डॉट। मतलब जैसे मैंने आपसे बोला है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली टर्म थी वो सेम रहेगी, उसमें बस ये फर्क पड़ेगा कि एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा। प्लस राइट साइड वाली टर्म्स में थोड़ी चेंजेस आएंगी। वो सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, तो लेमडा एक्स डबल डॉट माइनस के टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस lambda डॉट एक्स डॉट और प्लस partial v over partial y is equal to 0. So this is the second equation of motion. Similarly, you can write third equation of motion as well. I की वैल्यू जब 3 होगी, you will get third equation of motion, which is very easy to write third equation of motion as well. हमारे पास सेम सिचुएशन आएगी लेफ्ट साइड के ऊपर। तो लेफ्ट साइड पे जो सिचुएशन बन जाएगी डेट विल बी एम जेड डबल डॉट। और आप देख सकते हैं हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म जो है उसके अंदर कोई जेड वाली टर्म नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास लेफ्ट साइड सरवाइव करेगी और राइट साइड पे सब कुछ कुछ भी नहीं है, तो ये इक्वल्स टू जीरो जाएगी। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गई। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आई हैं और हमारे पास इसमें कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशन कितनी होंगी? कांस्टेंट्स की हमारे पास एक ही इक्वेशन है, और कांस्टेंट की इक्वेशन जो है, अगर तीन इक्वेशन है, अगर मैं इनको नाम फॉर एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। और ये वाली जो सेकंड इक्वेशन आई है, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। इसको इक्वेशन 2 का नाम रख देते हैं। और ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम रख देते हैं। ये इन तीनों इक्वेशंस पे आपके पास एक कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है सब्जेक्ट टू एक कांस्टेंट वाली इक्वेशन जो आपको वैसे ऑलरेडी गिवन है, डेट इज वाई डॉट एक्स डॉट गिवन है हमें, वाई डॉट एक्स डॉट और प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। सो यू कैन सी हमारे पास देर आर 4 इक्वेशंस हेयर एंड 4 अननोन्स हेयर। मेरे पास जो है इसमें 4 अननोन्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो एक्स वाई जेड आर अननोन्स एंड विच आर मतलब जो क्यू आईस है, उनका नाम वो है। जैसे अगर आप पिछली क्लास से रिकॉल करें, जो हमने नॉन होलो में कांस्टेंट के बिल्कुल आखिर में एक बात की थी कि हमारे पास टोटल n प्लस m इक्वेशंस फॉर्म होती हैं। ये लिखा हुआ है n प्लस m इक्वेशंस फॉर्म होती हैं और n प्लस m अननोन्स होते हैं। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स जो है वो मतलब कितनी इक्वेशन ऑफ इसमें इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक ही दी हुई है, तो एक हमारे पास m नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं कांस्टेंट की, विच इज ओनली वन हेयर।
एंड नंबर ऑफ एन, स्मॉल एन, ये भी हम पिछली दो क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं विच आर 3 here x y and z, so there are four equations here, और ये फोर अननोन्स, इनको हम यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस की मिल गई। Okay, now this is the second example in which we are going to discuss rolling hoop without slipping on an inclined plane. It's moving downward. So we take generalized coordinates as x and theta. Theta is the angle, and x is the generalized coordinate. We are taking surface of the inclined plane as generalized coordinate. So अगर आप इसमें ये देखो कि इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट ये कैसे बनी, वी नो कि वेलोसिटी जो है वो इसमें आर ओमेगा के बराबर होती है। सो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके बात करूँ, सो इस कॉन्सेप्ट को लेके इसकी ये इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट बनाना इट्स वेरी इजी, बिकॉज इसमें ये जो सेंटर की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ द हुप की जो वेलोसिटी है ये बराबर है टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन के बराबर होती है। सो इस वजह से v इक्वल्स टू आर ओमेगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द हुप और ओमेगा जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। सो v के बराबर होता है, हमें पता है ds अपॉन dt के बराबर होता है। सो अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करूँ तो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है सो इजी। फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है इसको, लेकिन ये है कि आप इसको बना सकते हैं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा को यूज करके इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। सो अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं। हमें इसका लेग्रांजियन बनाने के लिए सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, पहले तो इसको देखते हैं कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस हुप। इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी टी की बात की जाए, तो काइनेटिक एनर्जी हियर, काइनेटिक एनर्जी वी नो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी में एक्चुअली यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे। एक आपका एक आपका सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी होगी, और एक हमारे पास मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब ये कि आपका ये जब ये जो हुप है जब ये रोल डाउन होगा तो इसका एक तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास जो अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी वेरी सिंपल, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर होगा। और ये जो हमारे पास क्या नाम है, रोटेशन की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। इसमें कैपिटल एम जो है ये आपका मास ऑफ द हुप है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी जो है हमें पता है v इज इक्वल टू एम जी एच होता है। और अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है ये बिल्कुल यहाँ पे डाउनवर्ड जो आपका ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँ कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है
और ये भी कंसिडर करूँ कि हमारे पास ये जो इंक्लाइंड प्लेन की कंप्लीट जो लेंथ है, ये हमारे पास कैपिटल लेंथ है, विच इज़ द, इसे कह लो आपके पास ये लेंथ है इस पूरे प्लेन की, लेंथ ऑफ द प्लेन है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है, वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी एज, वी नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच होता है, लेकिन ये चूंकि आपका एंगल बना रहा है, सो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट विल बी एम जी एच, और इसमें साइन फाई के बराबर होगा, बिकॉज ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट विल बी v इज इक्वल्स टू एम जी एच, फॉर्मूला होता है, मास इज कैपिटल एम एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चूंकि हम इसमें वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन होता है हमारे पास, तो इसलिए साइन फाई यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब या इस जब हमारे पास ये दोनों चीज़ आ गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास यहाँ से लेग्रांजियन हम निकाल सकते हैं इजीली। लेग्रांजियन जो हमारे पास निकल जाएगा, आप यहाँ से इजीली लेग्रांजियन को फाइंड कर सकते हैं। सो लेग्रांजियन वी नो इज, लेग्रांजियन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं, और पुट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों वैल्यूज को जस्ट पुट कर दिया जाए, एंड काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी 1/2 mx डॉट स्क्वायर, और प्लस 1/2 m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस एम जी एल माइनस एक्स साइन फाइव, साइन फाइव, ये सॉरी, दिस इज साइन फाइव। तो हमारे पास यहाँ से ये चीज़ आ गई। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो कांस्टेंट इक्वेशन है, कांस्टेंट इक्वेशन को अगर आप देखो, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट को अगर आप देखें, जो कि हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट के केस में हमारे पास ये आर डी थीटा माइनस इक्वल टू डी एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसी चीज़ को यूं लिख लूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो हेयर मेरे पास ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं ए थीटा और ए एस ए एक्स, मेरे पास ये दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। जैसे हमने कांस्टेंट इक्वेशन के बारे में, कांस्टेंट्स और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। इसकी इक्वेशन होती है समथिंग ए आई के डी क्यू के और प्लस ए आई टी डी टी। तो मैं उसी फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ। ये कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम वाली टर्म इसमें मौजूद नहीं है। सो मेरे पास इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक मेरे पास डी थीटा का कोफिशिएंट है विच इज आर, और दूसरा मेरे पास dx का कोफिशिएंट है विच इज इक्वल्स टू -1। अगर मैं यहाँ से लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, तो लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने अभी पिछली एग्जांपल में भी उसको यूज़ किया था, और इससे पहले भी हमने पिछली क्लास में जो नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट की लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, दिस वन। इस लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये जो आपके सामने लिखी हुई है दिस वाली ईयर इक्वेशन, इस लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यूज़ करके
दो मेरे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेगी। यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट एक ही है, सो मेरे पास अल्फा अगेन इन दिस केस इज 1। सो मेरे पास जो लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशंस बन जाएगी, मैं उनको अगर लिखूं, इन दिस केस हमारे पास ओके, इन दिस केस हमारे पास एक ही कांस्टेंट है। सॉरी, ये कर्सर जो है ना वो थोड़ा परेशान कर रहा है। ये हमारे पास एक ही कांस्टेंट की इक्वेशन है, अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब मेरे पास आई की वैल्यू 1 होगी, मैं इस वाले केस में थीटा वाली इक्वेशन लिखूंगा, और जब मेरे पास आई की वैल्यू 2 होगी तो मैं इसमें एक्स वाली इक्वेशन लिखूंगा। आप इसका रूल आगे पीछे कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। आई की वैल्यू 1 को एक्स बोल दो, आई की वैल्यू 2 को आप थीटा बोल दो। ये कोई बिग टास्क नहीं है। मेरे पास तीन अननोन्स है, तो तीन इक्वेशंस बननी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये तीन इक्वेशंस बनेंगी भी, जैसे हमने पहले ये कहा है कि n प्लस m इक्वेशंस बनती है। m इक्वेशंस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स वाली इक्वेशन, और n जो है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, थीटा और x, और कॉन्स्टेंट्स मेरे पास 1 है। तो देयर विल बी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो अगर मैं फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, उस फॉर्मूले को यूज करके लेग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखूं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई विल गेट, सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी। और हमारे पास, अगर आप रिकॉल करें, जो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट जो हमारे पास थी, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट को अगर मैं यहाँ पे रीराइट करूँ, वो थी आर डी थीटा इक्वल्स टू डी एक्स। और अगर मैं दोनों साइड पे टाइम का डेरिवेटिव ले लूँ, आई विल गेट आर थीटा डॉट इज इक्वल्स टू एक्स डॉट। और अगर मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूं, आई विल गेट, इसको अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा आर थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू एक्स डबल डॉट। ये हमारे पास आ गई। इसके बाद अगर मैं इसमें फर्दर बात करूं, तो जो सिचुएशन है मेरे भाई, अगर मैं इन तमाम वैल्यूज को, मतलब ये वाली वैल्यूज जो मैंने निकाली हैं, आर थी एक्स डबल डॉट की, अगर मैं एक्स डबल डॉट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो आई विल गेट आई विल गेट एम एक्स डबल डॉट की वैल्यू, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं आर थीटा डबल डॉट की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मुझे मिल जाएगा एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्लियर सी बात है कि इसमें से एक आर कॉमन निकाल के आप इसको वैनिश कर दें, और एम आर थीटा डबल डॉट माइनस लैम्डा बच जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस लैम्डा की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करोगे। इस लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा हमारे पास अननोन था जो कि हमने डिटरमाइन कर लिया, इस लैम्डा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो हमारे पास एक्स डबल डॉट की वैल्यू मिल जाएगी, विच विल बी इक्वल्स टू जी साइन फाई डिवाइडेड बाय 2। क्लियरली आप देख सकते हैं एक्स डबल डॉट की मतलब लैम्डा की वैल्यू जब मैंने पुट की, एम जी फाई था,
और एक्स डबल एम एक्स डॉट डबल डॉट जो है ये भी लैम्डा के बराबर है, लैम्डा जो है ये भी एम एक्स डबल डॉट के बराबर है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। सो ये एक्स डबल डॉट की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इस को लैम्डा की वैल्यू के बारे में देखूं, तो लैम्डा जो है ये मेरे पास बन जाएगा एक्स डबल डॉट की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं, एक्स डबल डॉट की वैल्यू पुट कर दूं, तो ये मेरे पास लैम्डा जो है फाइनली लैम्डा की वैल्यू आ रही है एम जी साइन फाइव डिवाइडेड बाय 2। और ये जो थीटा डबल डॉट है ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी थीटा डबल डॉट की। थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू जी साइन फाइव डिवाइडेड बाय 2r। थीटा डबल डॉट जो है आप इक्वेशन नंबर 1 से उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 से थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकाली। सो हमारे पास ये रोलिंग हुक की इक्वेशन है। thus we can say that hoop rolls down inclined with only one half of the acceleration। आप देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है उस वन हाफ हो रहा है उसका। और तो ये हमारे पास फ्रिक्स अच्छा इसमें ये भी सपोजिशन थी कि हमारे पास ये स्लिपिंग डाउन हो रहा है फ्रिक्शन लेस प्लेन के ऊपर। और इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो कांस्टेंट जो हमने निकाली है ये लैम्डा इज इक्वल टू एम जी साइन फाइव डिवाइडेड बाय 2 निकाल दिया। सो these are the two examples for Hamilton's principle for non-holonomic constants।